गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। हमने सबसे पहले एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को समझा, जिसमें हमने देखा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है कुछ कार्य करने के लिए, तो जो अपॉइंट करता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और जिसे अपॉइंट किया गया वो एजेंट होता है। एजेंट रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टीज के सामने दूसरे व्यक्ति को, प्रिंसिपल को, और जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज। और इसीलिए एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हो ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का हो रहा है। इसलिए प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी होता है, लेकिन एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जब आप एजेंट को अपॉइंट करते हैं उस वक्त किसी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कंसिडरेशन नहीं लगता, बट बाद में जरूर जब उसने अपना कार्य कर दिया है फिर उसको उसका कमीशन लेने का अधिकार जरूर मिल जाता है। फिर हमने देखे थे एजेंसी किस किस प्रकार की होती है। हमने देखा एजेंसी फीचर्स ऑलरेडी कवर हो गए। एजेंसी दो प्रकार की हो सकती है, टाइप्स ऑफ एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर एजेंट। जनरल एजेंसी मींस जनरल ट्रांजैक्शंस पूरे उस बिजनेस से रिलेटेड करने का पावर होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर एजेंट होता है या स्पेशल एजेंट होता है उसको सिर्फ उतने ही कार्य करने का पावर होता है जितना उसको दिया है। जैसे एक ट्रांजैक्शन बोला है तो सिर्फ वो उस एक ट्रांजैक्शन के लिए पावर होल्ड करेगा। फिर एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, तो इसको क्रिएट करने के लिए या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से क्रिएट हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब है इन वर्ड्स, फिर भले वो ओरली हो या रिटन हो, दोनों को ही हम एक्सप्रेस बोलते हैं। जब राइटिंग में होता है और प्रॉपर एक डीड बनाई जाती है उसको हम पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं। सो पावर ऑफ अटर्नी इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फिर इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब जब कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन गया। जैसे हमने देखा था कि एक मिस्टर ए होते हैं जो खुद कोलकाता में रहते हैं, बट उनकी शॉप होती है श्रीरामपुर में, जो कि बी मैनेज करता है और बी रेगुलरली गुड्स ऑर्डर करता है फॉर द पर्पज ऑफ शॉप और पेमेंट करता है ए के फंड्स से। यहाँ पे ए को ये चीज पता होती है, तो यहाँ पे मान लिया गया कि एजेंसी क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। भले ही एक्सप्रेसली ए ने बी को अपॉइंट नहीं किया था, बट फिर भी यहाँ पे इम्प्लीकेशन के द्वारा एजेंसी क्रिएट हो गई। उसी प्रकार से सैलरी सेविंग स्कीम जब होती है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ पैसा काट के एलआईसी में जमा कर रहा है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज उसको एजेंट माना जाता है, भले उसने एजेंट का लाइसेंस लिया हो या ना लिया हो। फिर इसके और प्रकार देखे थे हमने। इम्प्लाइड एजेंसी में एजेंसी बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट भी आता है। जब मेरे सामने कोई कार्य हो रहा है और मैं उस वक्त मुकर नहीं रहा, मैंने उस वक्त मना नहीं किया, तो आगे चल के फिर मैं मना नहीं कर सकता। फिर मुझे वो झूठ भी था तो उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी को बताया कि मैं प्रिंसिपल हूं, जबकि एक्चुअल में हम दोनों के बीच प्रिंसिपल या एजेंट का रिलेशन नहीं है। या फिर आपने बताया थर्ड पार्टी को कि मैं एजेंट हूं पी का, और मैं सामने ही मौजूद था और मैंने मना नहीं किया। दैट मीन्स आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट मैं ये दर्शा रहा हूं थर्ड पार्टी को कि ए इज माय एजेंट। ऐसे केस में आई कैन नॉट डिनाई इट लेटर ऑन। कल चलकर अगर थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा विथ ए, थिंकिंग हिम टू बी एन एजेंट, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉपल के द्वारा एजेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरा हमने केस देखा था, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे। इसमें एक और पॉइंट हमने कवर किया था, इम्प्लाइड एजेंसी। जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एजेंसी क्रिएट हो जाती है, वाइफ जब नेसेसरीज कुछ खरीद के लाती है और हस्बैंड उसको रेगुलर कोई अलाउंसेस नहीं पे करता है, रीजनेबल अलाउंस, तो ऐसे केस में नेसेसरीज के लिए वाइफ एजेंट मानी जाती है हस्बैंड की। लेकिन इसकी कंडीशंस है, दोनों ने दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर, साथ में रहना चाहिए, एंड इन अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। दैट मीन्स उनका छोटा सा खुद का घर होना चाहिए, भले ओनरशिप हो या किराए से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनका खुद का एक घर होना चाहिए। देन वाइफ तभी एजेंट करके काम करेगी जब नेसेसरीज उसने लेके आई है, नेसेसरीज के लिए बाइंड कर सकती है। एंड एजेंसी तभी क्रिएट होगी जब रीजनेबल अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। अगर ऑलरेडी उसको कुछ पैसा दिया जाता है तो यहाँ पे फिर एजेंसी क्रिएट नहीं होगी। फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये वैसे तो शुरू हुआ था मेराइन एडवेंचर्स के केसेस से, जहां पे हमने देखा था कि अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में जो व्यक्ति होता है, ये कैप्टन ऑफ द शिप मास्टर, ये अपने शिप को या फिर उसके ऊपर के कार्गो को प्लेज कर देता था और पैसा रेस कर लेता था,
तो इवन दो ही वॉज नॉट ऑथराइज टू डू दिस एक्ट, बट क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, यहाँ पानी से वो ना कांटेक्ट कर सकता है ओनर से, तो ऐसे केस में अगर वो फ्यूल या रिपेयर्स के लिए कोई एक्सपेंसेस कर देता है तो बाद में ओनर को इसका पैसा रीपे करना पड़ रहा है टू द थर्ड पार्टीज। सो ये हमने देखा था, और इसको ही बाद में हमने गुप्ता जी और शर्मा जी वाली एग्जाम्पल से भी समझा था, जिसमें हमने देखा था बिजली का बिल आता है और मैं जाके वो बिजली का बिल भर देता हूँ। इसकी भी कंडीशन थी कि मैंने पहले ट्राई करना चाहिए प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस लेने का, बट इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट हिज इंस्ट्रक्शंस, देयर वाज एक्चुअल नेसेसिटी, द एजेंट एक्टेड ऑनेस्टली एंड he adopted the most reasonable and practicable course of action। so ये हमने समझा था। फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे ऑटोमेटिकली कानून बोलता है एजेंसी क्रिएट हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट हो जाती है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, तो ये हमने देखा था। अब रेटिफिकेशन की बात करते हैं। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो रेटिफिकेशन, ये बहुत टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद है कि भूल गए? कहां पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो पढ़ा था, तो सब वहीं पढ़े, सबसे पहले बार तो वहीं पढ़े। तो आप ऐसा मत बोला करो स्टॉपल कहां पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, पता है उतना। जहां स्टॉपल पढ़े थे उसके बाद का ही तो पॉइंट था माइनर। माइनर के केस में रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, वहां आपने लिखा भी था रेटिफिकेशन का मतलब है अप्रूवल, सो अप्रूवल नहीं हो सकता, जनरल रूल। यहां नहीं हो सकता नहीं है, वहां नो रेटिफिकेशन था, इसीलिए यहां रेटिफिकेशन है, दैट मींस अप्रूवल दिया जा सकता है। सो यहां रेटिफिकेशन से कब एजेंसी क्रिएट होती है? सो इसको समझने के लिए हम एक अगेन एग्जांपल लेते हैं। समझो मैंने एक व्यक्ति को एजेंट करके अपॉइंट किया, या अपन एक काम करते हैं पार्टनरशिप का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। समझो हम 3 जन पार्टनर हैं, कौन कौन? तो कियारा, दिशा और मैं। अब मैं अगर पार्टनर हूं, दैट मीन्स मैं कौन हूं? एजेंट हूं, क्योंकि पार्टनर्स कौन होते हैं? तो म्यूचुअली एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं, तो मैं भी एजेंट हूं। अब मुझे ना जनरली अथॉरिटी दी जाती है कोई भी चीज खरीदने बेचने की, लेकिन मैंने पिछले 2-3 महीने से कुछ फालतू के आइटम्स खरीद के ला लिया, इसीलिए मुझे बोला था शर्मा जी अब खरीद के मत लाया करो। फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, समझो मैं घूमने गया दिल्ली, और दिल्ली में ऐसे ही बाजार घूम रहा था, यहां पे एक शॉपकीपर मिलता है मुझे, थर्ड पार्टी, ये मुझे बहुत ही सस्ते में गुड्स बेच रहा है। जो गुड्स हम लोग बेचते हैं वो मुझे लगा कि यार यहां तो बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं। जैसे समझो हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी बेचते हैं, अब इमिटेशन ज्वेलरी ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती है दिल्ली में, दिल्ली में सभी चीज सस्ते में मिल जाती है। आप अगर जाओगे तो वहां पे जो लोकल मार्केट्स होते हैं जो रास्ते पे लगते हैं, वहां पे बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाते हैं गुड्स, और इतने सस्ते मिलते हैं कि वहां पे अगर आप 5-5 रुपए में खरीद के लाओगे, यहाँ बेचोगे तो 25-50 रुपए में बिकते हैं, तो इतने सस्ते में गुड्स मिल जाते हैं वहां पे। सो ये इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ये सब बहुत ही सस्ते मिलते हैं। वो जो नकली वाली घड़ियां आती है, सो वो आती है ना स्मार्ट वॉच बोल के, जो कॉपी होती है, तो वहां पे बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, एकदम 150 रुपए वगैरह 100-150 में मिल जाती है। यहाँ पे आके 600-700 में बेचते हैं लोग, और खरीदते भी हैं लोग, तो लोगों को लगता है अच्छी होंगी, 4 दिन बाद बंद हो जाती है, तो चाइना की घड़ियां होती है। सो ऐसी चीजें वहां पे बहुत मिलती है। अब ऐसे ही हमने ज्वेलरी का, वहां पे हम लोग घूम रहे थे, मैं मेरी वाइफ हम लोग घूमने गए थे, मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छे गुड्स बेच रहा है, ये गुड्स अपन यहाँ पे लाएंगे तो वहां से 20 रुपए के लेके आओ, यहाँ पे अपन उसको 100-100 रुपए में बेचेंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। सो वैसे मुझे अथॉरिटी है क्या? तो आंसर इज नो, मुझे खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, मैंने जैसा बताया मेरे को मना किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे परचेस करके लेके आता हूं, बाय करके लेके आता हूं कुछ चीज, और साथ में मुझे यहां पे क्रेडिट पीरियड मिल गया। अगर हम यहीं पे लोकली मार्केट से खरीदते हैं तो हमको तुरंत पैसा देना पड़ता है और गुड्स लेना पड़ता है। इन्होंने बोला कि शर्मा जी आपको क्रेडिट पीरियड दे देते हैं हम, समझो 3 महीने का। अब मैंने ये खरीद के ला लिया, पहले तो इनको मैं बताता हूं जब कि भाई मैंने खरीद के लाया, तो ये लोग मेरे को मना करते हैं कि आपको मना किया था तो काहे को खरीदे। फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखो अपने को बहुत सस्ते में मिल गई, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, अपने को बहुत ही सस्ते में मिल गई, जो चीज अपन यहाँ 50 में खरीदते हैं वहां से 20 में हमको मिल चुकी है। साथ ही साथ पैसा हमको तुरंत नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है।
अब इन दोनों को लगता है यार शर्मा जी ने जो कार्य किया ये सही में बहुत अच्छा कार्य है, इससे हमको फायदा हो जाएगा। ये लोग बाद में बोलते हैं कि ठीक है हम आपके इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, रेटिफाई करते हैं। सो इन्होंने बाद में इसको रेटिफाई कर दिया। पहले मुझे अथॉरिटी नहीं थी, जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया ये मैंने किया विदाउट अथॉरिटी, बट बाद में जब इन्होंने इसका बेनिफिट सुना, इसका फायदा सुना कि यार ये तो सही में फायदे का कॉन्ट्रैक्ट है, शर्मा जी ने अच्छी चीज खरीद के लाए हैं और पैसा भी तुरंत नहीं देना है, तो ये लोग इसको अप्रूवल दे देते हैं कि ठीक है हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड होने को तैयार हैं। तो ये क्रिएट हो गई एक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यहां पे ये व्यक्ति एजेंट बाद में बना फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, बाद में अप्रूवल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है बट अप्रूवल बाद में होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। अप्रूवल से ये एजेंसी क्रिएट हुई। इसको एक नाम और दिया जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी फैक्ट जो था वो होने के बाद में एजेंसी क्रिएट हुई, तो एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्ट के बाद में। ठीक है, तो एक्स का मतलब ही होता है जो हो चुका है, तो इसको एक नाम और देते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, क्योंकि फैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज एंटर्ड इनटू बिफोर and agency was created afterwards. So for this particular transaction इन्होंने बाद में इसको रेटिफाई किया, तो यहां पे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो गया। सो यहां पे बाद में अडॉप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए आप देखोगे यहां वर्डिंग्स क्या लिखी है, रेटिफिकेशन मींस सब्सिक्वेंट अडॉप्शन, सब्सिक्वेंट यानी बाद में, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्ट ओरिजिनली डन विदाउट इंस्ट्रक्शंस और अथॉरिटी। तो ओरिजिनली जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इट वाज विदाउट अथॉरिटी, बट बाद में ये सुनते हुए इन्होंने इसको अडॉप्ट कर दिया कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। सो क्या लिखा हुआ है, सेम चीज दी है, वेयर अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी, जिसको अधिकार नहीं था जैसे मैं, या फिर और अ ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, जैसे ये वाले केस में मुझे अथॉरिटी थी बट जितनी थी उससे ज्यादा कार्य किया मैंने, तो मैं एजेंट जरूर हूं बट मैंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया। द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड, तो जनरल रूल ये है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया हो तो प्रिंसिपल बाइंड नहीं होता, ये जनरल रूल है, लेकिन वो बाद में इसका फायदा सुनते हुए जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाइंड हो जाएंगे। सो जब ये मैंने कार्य किया सिंस इट वाज विदाउट अथॉरिटी तो प्रिंसिपल बाइंड नहीं होते, बट अगर बाद में इन लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये बाइंडिंग रिलेशन क्रिएट हो जाएगा विद द थर्ड पार्टी, तो ये लोग फिर बाइंड हो जाएंगे टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। तो वही लिखा है, तो जनरल रूल क्या है कि जब किसी एजेंट को अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी वो एक्ट कर रहा है एज एजेंट, और द ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, दोनों केसेस द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड। जनरल रूल है प्रिंसिपल बाइंड नहीं होता बाय द कॉन्ट्रैक्ट सपोज्ड मेड ऑन हिज बिहाफ। बट अगर प्रिंसिपल चाहे तो प्रिंसिपल में रेटिफाई एजेंट्स ट्रांजैक्शन एंड सो एक्सेप्ट दी लायबिलिटी, तो अगर वो चाहें तो बाद में इन लोग इसको रेटिफाई कर सकते हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय वे ऑफ रेटिफिकेशन। इन दिस वे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अराइजेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, दैट इज एन एजेंसी अराइजिंग आफ्टर द इवेंट। तो इवेंट पहले हो जाता है, ये जो कार्य है कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले एंटर कर लिया और बाद में यहां जाके उन्होंने रेटिफाई किया। रेटिफिकेशन अगर हो गया तो भले ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अथॉरिटी था बट रेटिफिकेशन हैज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट मींस रेटिफिकेशन होने के बाद हम मान लेंगे कि यहीं पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इवन दो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज विदाउट अथॉरिटी। तो ये रेटिफिकेशन जब भी होता है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पहले की डेट से, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। सो ऐसा है। So this is also known as ex post facto agency, that is an agency arising after the event. The effect of ratification is to render the contract binding on the principal as if, जैसे कि the agent had been authorized beforehand, जैसे कि इसको पहले से authority थी ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, even though at the beginning he was not having any authority, फिर भी हम मान लेते हैं कि उसको authority थी। इफेक्ट क्या होता है रेटिफिकेशन का, तो अप्रूवल से ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड शुरू से ही मान लिया जाएगा। तो वही लिखा है कि वेयर द एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई इट, या तो वो चाहे तो अप्रूवल दे दे
और ही में डिसोन सच एक्ट, या तो वो मना कर दे। तो वो अगर यहाँ पे ये लोग चाहते तो ये लोग बोल सकते थे कि नहीं, ये आपने पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो लोग मना भी कर सकते थे। सो दे में आइदर रेटिफाई और दे में डिसओन सच एन एक्ट। अगर वो रेटिफाई करते हैं, if he ratifies them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority। तो हम मान लेंगे कि इसमें पहले से ही ऑथोरिटी दी गई थी। Ratification when validly made is retrospective in operation। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पहले की डेट से, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको वैलिड मान लेंगे। ठीक है, फिर that is it relates back and dates from the time when the agent entered into contract। एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, देखते हैं। पहला, P buys 10 bags of wheat on behalf of Q। P ने Q के लिए गुड्स खरीदा, व्हीट खरीदा। Q did not appoint P as his agent, लेकिन Q P को एजेंट करके अपॉइंट किया ही नहीं था। And did not instruct him to buy wheat for him। So उसने कुछ बोला नहीं था, फिर भी इसने जाके गुड्स खरीद के ला लिया। Q may upon hearing the transaction, hearing of the transaction accept it। अगर वो चाहे तो इसको बाद में एक्सेप्ट कर सकता है। If he does so, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, the act is ratified and P becomes agent with retrospective effect। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया तभी से हम मान लेंगे कि उसको अधिकार था, even though actually he was not having any right। फिर भी हम मान लेंगे कि नहीं, उस वक्त से इसको राइट था। फिर दूसरा एग्जांपल है, डी विदाउट अथॉरिटी, अगेन विदाउट अथॉरिटी, बायस गुड्स फॉर बी, आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम। अब देखो यहां पे उसने बोला नहीं कुछ, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है, ही इज सेलिंग द गुड्स, बी सेल्स देम टू सी। सो भले ही अथॉरिटी दी नहीं गई थी, बट उसने अगर बेच दिया, दैट मीन्स हम मान लेंगे कि उसने अब उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ऑन हिज ओन अकाउंट, बीज कंडक्ट इंप्लाइज, इवन दो ही हैज नॉट एक्चुअली बाय वर्ड्स एक्सेप्टेड द ट्रांजेक्शन, बट फिर भी बाय कंडक्ट भी रेटिफिकेशन हो सकता है। बीज कंडक्ट इंप्लाइज अ रेटिफिकेशन ऑफ द परचेस मेड बाय डी फॉर हिम। तो यहां पे रेटिफिकेशन माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। फिर D without B's authority, again without B's authority, lends B's money to C। तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है, D है, D के पास B का कुछ पैसा रखा हुआ था, इसका पैसा था। अब D को B ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं थे, बट फिर भी B क्या करता है, इसको C को लोन के रूप में दे देता है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में ये इंटरेस्ट लेके आता है और ये इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है मिस्टर बी, ही हैज एक्सेप्टेड इट। तो जैसे ये एक्सेप्ट कर लिया, अब हम मान लेंगे कि ये लोन के ट्रांजैक्शन को वैलिड मानने को तैयार है, तो ये ऑटोमेटिकली रेटिफाई हो गया, इट हैज बीन रेटिफाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। सो आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, बीज कंडक्ट इंप्लाइज ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। तो वो जो कार्य कर रहा है उससे रेटिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां पे आपके टाइप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी ये कंप्लीट होते हैं, एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें रेटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स आगे जो दिए हैं वो पढ़ेंगे अपन, बट यहां तक पहले डाउट है तो आप पूछ लो, फिर अपन वो पॉइंट्स देखते हैं। सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत ही बेसिक। एक रेटिफिकेशन को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सो एक एक करके हम ये चीज समझेंगे। चलो सो देखते हैं रेटिफिकेशन। पहला पॉइंट एकदम ही सिंपल, आप चाहो तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी कर सकते हो, दैट मीन्स बाय वर्ड्स, फिर वो रिटर्न हो ओरल हो दोनों चलेगा, या फिर इंप्लाइड भी रेटिफिकेशन हो सकता है। जैसे ये वाले केस में ये रेटिफाई कैसे हो गया, ये इंप्लाइड हो गया, उसने कुछ बोला नहीं लेकिन वो इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इंप्लाइज ही हैज रेटिफाइड द एक्ट ऑफ डी।
ठीक है, सो इट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो रेटिफिकेशन में भी चलो पढ़ लो, वहां पे दिया है। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और में भी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट बाय होना चाहिए, बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट्स आर डन। इलस्ट्रेशन, ए विदाउट अथॉरिटी बायस गुड्स फॉर बी। ये सभी केस में आपको दिखेगा पहले जब कार्य हो रहा है तब कोई अथॉरिटी नहीं है, यहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है। शुरुआत में देयर वाज नो अथॉरिटी, हर केस में जितने भी रेटिफिकेशन वाले केस है उसमें पहले विदाउट अथॉरिटी कार्य हुआ है, बट बाद में फिर वो अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, सो आइदर विदाउट अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी जितनी थी उससे ज्यादा कार्य किया है, एक्सीड्स द अथॉरिटी। सो A without authority buys goods for B. Afterwards, B sells them to C on his own account. B's conduct implies ratification. Same example है। A without B's authority lends money. ये भी same हो गया, repeat हो गया। So ये same ही बिल्कुल वैसा का वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो बुक से हटा देंगे एक जगह से। So अभी नई बनी है ना ये बुक, तो इसमें हो सकता है कुछ कभी रिपीट हो जाए या ये छोटी मोटी गलतियां बन जाए, तो ये वैसे ठीक हो गई होगी, लेकिन ये एग्जाम्पल्स ठीक तभी होंगे क्योंकि वो पढ़ाते वक्त ही ध्यान में आते हैं। सो अभी फर्स्ट टाइम फर्स्ट एडिशन निकल रहा है, वैसे इसका तो निकल चुका है, वैसे वो 7th एडिशन है, बट न्यू कोर्स की पहली बार बन रही है बुक, तो उसमें फिर ये चेंजेस वगैरह बाद में धीरे धीरे होते रहते हैं। कभी कभी भसक जाता है वो, गर्मी ज्यादा होती है, होता है। बातें एकदम बड़ी बड़ी होती हैं, सी फार, गो फर्दर, अरे ठीक है ना, अपना काम तो करो। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद, वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है ना, सो थोड़ा होता है कभी कभी, आईपी एड्रेस वगैरह या नेट कनेक्शन छूट रहा है, आ रहा है, ऐसा होता है। चलो, सो रेटिफिकेशन में भी आइदर एक्सप्रेस्ड और इवन इम्प्लाइड, दोनों टाइप से रेटिफिकेशन हो सकता है। फिर नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन तभी हो सकता है जब पूरे फैक्ट्स सच सच बताए गए थे। यही एग्जांपल उठा के मैं आपको समझाता हूं। अगर समझो यहां पे ये जो मैंने कार्य किया था, मैं जाता हूं गुड्स खरीदने, मैं दिल्ली से गुड्स लेके आ जाता हूं और मैंने ये दोनों को बताया कि मैंने ये बाय किया हूं क्योंकि सस्ते में मिल गए। दूसरी चीज, हमको क्रेडिट पीरियड मिला है 3 महीने का। इन लोगों ने ये सुनते हुए इसको रेटिफाई कर दिया। बाद में पता लगता है मैंने झूठ बोला था, क्रेडिट पीरियड सिर्फ 1 महीने का है, तो ऐसे केस में ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट इनको बताए गए झूठ बताए गए, इन्होंने इस फैक्ट को देखते हुए रेटिफाई किया था, बट अगर वो फैक्ट ही गलत होगा तो ऐसे केस में फिर रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। होता है कभी कभी। इसको रिस्टार्ट मारते हैं, कितना सही ना, अपने कोई भी प्रॉब्लम हुई भाई एक बार रिस्टार्ट मार के देख, ठीक हो जाता है। इंडिया में ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते लोग, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे है लोग। ठीक है, पर आज भी सॉल्यूशन सबसे बेस्ट तो वही है, रीस्टार्ट मार के देखो। कई बार होता है ना, आपने भी घर पे काड़िया कर रहे, गेम खेल रहे थे, फिर बंद हो गया, यार क्या हो गया क्या हो गया, फिर एक बार एक काम करते रीस्टार्ट मारते, चालू हो जाता है, खुश हो जाते अपन। फिर बाद में पता लगता है कि कुछ तो भी इंटरनल फाइल्स भसक गई, करप्ट हो गई, फिर गालियां पड़ती फिर।
होता है, ऐसे काड़िया मैंने भी किया हूं, सब करते हैं। काड़िया नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है, फिर यही चीज तो याद आएगी, गालियां पड़ी थी। हाँ हाँ, थोड़ा स्लो ही चल रहा है फिर भी, ये देखो ना, ये इधर चला गया, उधर जाने का ही चाहिए, अभी अभी जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल, वही इस पे ध्यान रखो, ये वाला एग्जाम्पल से ध्यान रखो कि अगर कोई फैक्ट्स हमने झूठ बताए, गलत बताए हैं, तो ऐसे केस में, ये फैक्ट्स अगर हमने गलत बताए हैं, तो ऐसे केस में फिर रेटिफिकेशन सही नहीं होगा, रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेटिफिकेशन वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें जरूरी है। सो नॉलेज एकदम सही होना चाहिए। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। तो जिसको गलत जानकारी दी गई है, अगर वो रेटिफाई कर भी देगा तो इट विल नॉट बी अ वैलिड रेटिफिकेशन। वही चीज आगे दी है एग्जाम्पल के थ्रू, बुक में पढ़ लो। A has an authority from from P to buy certain goods at a market rate. He buys at a higher rate. तो उसने महंगे में खरीद के लाया, but P accepts the purchase. Afterwards, P comes to know that the goods purchased by A for P belong to A himself. यानी खुद के ही गुड्स थे, उसने महंगे में बेच दिया था। The ratification is not binding on P, क्योंकि ये एक प्रकार से चीटिंग कर रहा है। सो उसको गलत बताया गया, गलत जानकारी दी गई, तो यहाँ पे वो उस एक्ट को बाद में भी डिसोन कर सकता है। इवन दो उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया होगा, रेटिफाई कर लिया होगा, तो भी वो बाद में इसको डिसोन कर सकता है। हेलो सर, वो अपना सिस्टम ना बार बार कनेक्शन छोड़ रहा है मेरे लैपटॉप से, कुछ अपडेट वगैरह हुआ क्या? अच्छा, वो कनेक्शन टाइम्ड आउट बताता है बार बार। हाँ हाँ, तो अभी वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कौन से वाले से, फ्लोर वन से कनेक्टेड है? डीजीएस के ऐप से करूँ क्या कनेक्ट? अभी फ्लोर वन से F1। वो भी उसी से, अभी मैं दूसरे नेटवर्क से किया, तो अभी चल तो गया है, देखता हूँ कब तक चलता। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके। हाँ, तो ऐसा है, मैंने थोड़ा नेटवर्क शिफ्ट किया हूँ, शायद अब चल जाए। नेटवर्क का मैं बोला ना, इशू होता है कभी कभी, इतने सारे नेटवर्क है अपने यहाँ। सो अभी डीजीएस कैप्स F1 से चल रहा था, अभी डीजीएस कैप्स से चल रहा है, तो शायद अभी अच्छा चले, देखते हैं। हाँ, तो नॉलेज ऑफ द फैक्ट अगर मिसलीडिंग है, गलत जानकारी दी गई है, मटेरियली डिफेक्टिव है, तो ऐसे केस में वैलिड रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। फिर तीसरा एकदम सिंपल जनरल पॉइंट है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आते उस पे, एकदम ही बेसिक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता, इस पे भी नहीं आएगा, एकदम बेसिक पॉइंट्स है। सो जब भी मैं रेटिफिकेशन करवाऊंगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो रेटिफाई करवा रहा हूं, तो ये जब भी रेटिफिकेशन होगा ना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई होना चाहिए। 50% रेटिफिकेशन नहीं कर सकते, इनको लग रहा है ये वाला अपने फायदे का उत्तर रेटिफाई कर लो। जैसे समझो मैंने यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी में दो चार चीजें खरीद के लाया, एक क्या खरीदा, एक समझो मैंने झुमके वगैरह रहते कान के, वो खरीदा, एग्जाम्पल है, तो इमिटेशन ज्वेलरी में। दूसरा मैंने हार वगैरह खरीदा, फिर तीसरा कड़े वगैरह खरीदा। अब इन लोग को लग रहा था कि यार ये कड़े वगैरह तो बिक जाएंगे, बट ये झुमके उमके सब ओल्ड फैशन के लेके आए शर्मा जी, तो अपन कड़े वाला ट्रांजेक्शन को रेटिफाई कर देते। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपको रेटिफिकेशन करना है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई होगा।
या अगर डिसोन करना चाहते हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिसोन होगा. सो देयर कैन बी रेटिफिकेशन ऑफ द एक्ट इन एंटायरिटी, एंटायरिटी या एंटायरली, पूरी तरह से, और इट्स रिजेक्शन इन एंटायरली. सो आप रेटिफाई भी करोगे तो एंटायरली होना चाहिए और रिजेक्शन भी वैसे ही होना चाहिए. प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिजेक्ट द रेस्ट. सो ऐसा नहीं कर सकते कि जो अपने फायदे का दिख रहा है उतना रेटिफाई कर दो, बाकी का अपन जाने देते हैं. फिर रेटिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर अ थर्ड पर्सन. ऐसा रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता जिससे थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाए. सो ऐसा रेटिफिकेशन नहीं कर सकते आप. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा रेटिफिकेशन जिसमें मैं और एजेंट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट नुकसान आपका हो रहा है, तो ये थर्ड पार्टी को इंजरी क्रिएट हो रही है. एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, ये वाला बी वाला. इसमें ये एक्चुअल केस पे आधारित है. एक्चुअली ए होता है, इसने बी से लीज पे एक जमीन लेके आया होता है. लीज होती है, किराए पे उसने जमीन लेके आया होता है. इस लीज की कंडीशन होती है कि अगर ये कोई भी व्यक्ति खाली करना चाहेगा, जैसे अगर बी चाहता है, बी कौन है, तो बी इज दी ओनर, ये ओनर है इस जमीन का और ये लीज पे रखा हुआ है. इसने लेसी, ये लेसी है, इसने लीज पे लेके आया है. अब यहां पे इनको लेसर और लेसी भी बोलते हैं. तो ओनर जो लीज पे दे रहा है और लेसी जो लीज पे ले रहा है. ठीक है. और गर्मी बढ़ रही तो लेसी तो होना चाहिए. नहीं, लस्सी अलग चीज होती है, लस्सी है वो. ठीक है. तो लीज पे ये लेके आता है और इसकी कंडीशन होती है कि अगर ए खाली करना चाहेगा तो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, और बी अगर ए को निकालना चाहेगा तो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा. सो 3 महीने पहले ये इन्फॉर्म करेगा, फिर 3 महीने बाद ये खाली कर देगा. क्योंकि तुरंत बोलेंगे कल से खाली करके दो जगह, तो पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए इन लोग एग्रीमेंट में इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर ये खाली करवाना है तो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा. अब क्या होता है, एक मिस्टर सी है, सी को अथॉरिटी नहीं दी गई थी, बट सी जाके बोलता है ए को कि ये जमीन जो है इसको खाली कर दो. ये उसको नोटिस भेजता है खाली करने के लिए कि ये जमीन जो है इसको खाली कर दो. अब ये नोटिस दिया उसने समझो जनवरी में. अब ए इस नोटिस को वैसे तो इग्नोर करेगा बिकॉज सी इज नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन. तो सी के नोटिस की कोई अहमियत नहीं है. बट समझो फरवरी में आके अगर बी इसको रेटिफाई करना चाहे तो ये रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बी इसको रेटिफाई करेगा तो अल्टीमेटली ए को कितना टाइम मिल रहा है, तो ए को टाइम सिर्फ 2 महीने का मिलेगा, क्योंकि 1 महीना तो बीत चुका है. तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है आपके रेटिफिकेशन से, तो ऐसी रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी. तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस को रेटिफाई नहीं कराया जा सकता. बी नया नोटिस जरूर दे सकता है, बट पुराने नोटिस को रेटिफाई करना ये पॉसिबल नहीं है. सो ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आपको आता है. तो ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस. उसमें लिखा था कि 3 महीने के नोटिस पे इसको खत्म कर सकती कोई भी पार्टी. सी एन अनऑथराइज्ड पर्सन गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए. सी ने इसको खाली करने को नोटिस दे दिया. ये नोटिस को रेटिफाई नहीं कर सकता बी, क्योंकि इससे फिर ए का लॉस हो जाएगा. हमारा रूल क्या बोल रहा है, ऐसा कोई भी रेटिफिकेशन नहीं होगा जिससे थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, थर्ड पार्टी को नुकसान होगा. सो ऐसे रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो एक और एग्जांपल दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं. A not being authorized thereto by B demands on behalf of B the delivery of car, the property of B. तो B की कोई कार है, ये कार को डिमांड कर रहा है A, किसके पास से, फ्रॉम C से. C के पास ये कार रखी है और ये इसको बोल रहा है कि ये कार तुम मुझे वापस करो. ठीक है, कार वापस मांग रहा है. कार का ओनर कौन है, तो B, who is in possession of it. So इसके पास ये पोजीशन रखा हुआ है. This demand cannot be ratified by B. B इसको रेटिफाई नहीं कर सकता कि ये कार देने को बोला था तो तुमने दिया क्यों नहीं. So इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता. So as to make C liable for damages for his refusal to deliver. So ये वाला एक्ट जो है ये रेटिफाई नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि अगर ये रेटिफाई करेंगे तो C का लॉस होगा, C को नुकसान होगा. So ऐसे एक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकते. हाँ, अगर पहले से अथॉरिटी दी जाती तो बात और होती, बट यहाँ पे अथॉरिटी नहीं दी गई है. फिर रेटिफिकेशन कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. ये एक मिनट, ये हेडिंग में कुछ गड़बड़ है.
रेटिफिकेशन कैन नॉट रिलेट बैक टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ थर्ड पार्टी हैज इन द इंटर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे रेटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बट इसकी कंडीशन है, हेडिंग में गलती है, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट रेट्रोस्पेक्टिव तब नहीं हो सकता है जब बीच में थर्ड पार्टी के कोई और राइट्स आ चुके हैं, तो फिर इसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते। इफ थर्ड पार्टी हैज इन द इंटरवीनिंग टाइम अक्वायर्ड राइट्स, तो किसी और के अगर उसमें अधिकार आ गए तो फिर आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। सो रेटिफिकेशन तभी तक हो सकता है जब तक कोई और व्यक्ति का लॉस ना हो। तो जैसे ये है ना, सिमिलर पॉइंट है, यहाँ लिखा है कोई थर्ड पर्सन का लॉस नहीं होना चाहिए, वैसे ही कोई और बाहर वाले का भी लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच है तो इसका लॉस नहीं होना चाहिए, और कोई थर्ड पर्सन के अलावा भी कोई व्यक्ति होगा तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे रेटिफिकेशन नहीं किए जा सकते जो कि किसी थर्ड पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को, स्ट्रेंजर्स को लॉस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर रेटिफिकेशन, तो ये चेंज कर दो, ये रेटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ये एक्चुअली पूरा ही लिखना चाहिए, ये ऐसा लिखना गलत है, ये पूरा लिखोगे तो सही है। रेटिफिकेशन नहीं हो सकता अगर, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी हैज इन द इंटरवीनिंग टाइम अक्वायर्ड एनी राइट्स। सो इन सिंपल टर्म्स ये दोनों पॉइंट का एक ही मतलब निकल के आता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है तो रेटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। फिर रेटिफिकेशन एक रीजनेबल टाइम के अंदर करना चाहिए, ये भी एक जनरल सा पॉइंट है। जब भी आप कोई एक्ट को रेटिफाई करेंगे तो इट मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, हो सकता है 10 दिन रीजनेबल टाइम है, हो सकता है 2 दिन रीजनेबल टाइम हो। सो हर केस में अलग अलग रीजनेबल टाइम हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है टू द अदर पार्टी, तो दूसरी पार्टी इसको कम्युनिकेट करना है। जैसे इवन यहाँ थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये रेटिफाई कर चुके हैं। एंड एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। इलीगल एक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, इलीगल है या वॉइड है तो वो चीज नहीं कर सकते। जैसे आप इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं रहेगा। तो एक्ट टू बी रेटिफाइड शैल नॉट बी void or illegal. For example, payment of dividend out of capital, forgery of signatures, कोई और criminal offense, ये सब चीजों को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अगेन इसमें एक यही वाले पॉइंट जो है इस पे क्वेश्चन कई बार देखा गया है, फोर्थ वाला। बाकी एकदम जनरल पॉइंट से तो उन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं वैसे। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है इस पे क्वेश्चन आता है। बाकी सब जनरल पॉइंट्स है, ये सब आपको पता ही है कि इलीगल चीज है तो उसको थोड़ी वैलिडेट कर सकते, वो तो इलीगल ही है। ठीक है, सो ऐसा है। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम और कुछ चर्चा करेंगे एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। ये अब आपको नया नहीं लगेगा क्योंकि हमने पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी कितनी होती है ये समझना है हमको। आज थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा मैं आपको, इसीलिए नहीं कि मुझे कहीं जाना है, इसीलिए क्योंकि आपको कहीं जाना है। आपकी टेस्ट जल्दी चालू होगी, जल्दी घर जाओगे। घर जाना है कि नहीं? हाँ जाना है, तो आपके लिए जल्दी छोड़ना है आज। थोड़ा रूम्स अवेलेबिलिटी को देखते हुए, एक नई बैच चालू हो रही है तो उस हिसाब से थोड़ा रूम अवेलेबिलिटी शिफ्ट हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। जल्दी यानी कितना, वैसे क्लास थी अपनी 2 बजे तक, न्यू टाइम टेबल में 2 बजे तक थी, बट मैं आपको छोड़ दूंगा 1:40 को। 1:45 भी नहीं, 1:40 को ही छोड़ना पड़ेगा। 1:30 तो नहीं, बहुत हो जाता फिर। चलो इसी डायग्राम से कर लेते ना, कहाँ नया डायग्राम बनाएंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, आप मत मिटाओ, नहीं तो मिटा रहे फिर से लिख रहे। ठीक है ठीक है, कभी कभी बहुत ही पांचट मारता हूं मैं, हंसी भी नहीं आती, इतना पांचट होता है। तो एजेंट को क्या अथॉरिटी होती है? अब अगेन एजेंट की अथॉरिटी को आप 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरी इंप्लाइड अथॉरिटी। अगर नहीं भी बोला तो भी इसको कुछ अथॉरिटी होगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं ये मर्केंटाइल एजेंट है, तो आप खुद देख के बोल सकते हैं इसको क्या क्या अथॉरिटी होगी। तो मर्केंटाइल एजेंट को जनरली एक इंप्लाइड अथॉरिटी होती है टू बाय गुड्स, खरीद सकता है वो, टू सेल गुड्स,
to consign for the purpose of sale and to sell goods, sorry to pledge goods, sell तो हो गया, pledge goods, तो ये सब अथॉरिटीज उसको होती हैं, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ एजेंसी या टाइप ऑफ एजेंसी हम और भी इनको राइट्स दे सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि एक एजेंट को कुछ स्पेशल और राइट्स हैं क्योंकि वो कस्टम्स चले आ रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी ये कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस। जैसे समझो ये एजेंट है और हमारा गोल्ड का व्यापार है, सोने का व्यापार है, तो जनरली इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी तो होती है खरीदने बेचने की, बट सोने के व्यापार में कभी भी उधारी पे खरीदी बिक्री नहीं होती, तो ये क्रेडिट सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि एजेंट को उतनी अथॉरिटी मिलेगी जितनी उस बिजनेस में मिलती है। इस बिजनेस में क्रेडिट सेल की अथॉरिटी अगर रहती है तो ये क्रेडिट सेल कर पाएगा, नहीं रहती है तो इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मिलती जब तक एक्सप्रेसली हम अथॉरिटी ना दें। जनरली नॉर्मल एजेंसी है तो इसको प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने की अथॉरिटी नहीं होती अनलेस हम एक्सप्रेसली बोलें। लेकिन अगर हमारा काम ही बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का होगा और ये मेरा एजेंट है, मैं इसको बोलता हूं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम तू कर लेना, तो ऐसे केस में फिर इसको प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने की भी अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एजेंसी, टाइप ऑफ एजेंसी, अथॉरिटी चेंज हो सकती है, इंप्लाइड और एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस अथॉरिटी मींस जो हमने अलग से बोल के या लिख के इसको अथॉरिटी दी है वो कहलाती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो दो प्रकार की अथॉरिटी यहां पे बताई गई है। एजेंट की अथॉरिटी पहले तो दो हिस्सों में विभाजित की, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और दूसरा अंडर इमरजेंसी। इमरजेंसी में कुछ नया नहीं है, ये वही है जो हमने पढ़ा था, एजेंसी बाय नेसेसिटी, तो ये नया नहीं है, ये वही चीज है। एजेंसी क्रिएटेड बाय नेसेसिटी। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो स्पेसिफिक अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है, ही मस्ट हैव ट्राइड टू गेट द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन वगैरह वो जो पढ़े थे हमने, वो अथॉरिटी जो प्राप्त होती है उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। बट जनरली ये अथॉरिटी नहीं होती। जनरली अथॉरिटी कौन सी होती है, ये वाली। जनरली अथॉरिटी उनको द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट पहले तो डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन हिज अपॉइंटमेंट और मे बी इम्प्लाइड, तो दोनों लिखा है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। दस अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस, उसको अगर बिजनेस कैरी ऑन करने बोल दिया है तो ही हैज द अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगी। सच बिजनेस, वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से आप इंप्लाइड अथॉरिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ए इज एम्प्लॉयड बाय बी, एक मिस्टर बी है, उन्होंने ए को एम्प्लॉय किया, रेसाइडिंग इन लंदन। बी रहते हैं लंदन में, इन्होंने ए को अपॉइंट किया टू रिकवर अ डेट ड्यू टू बी, कि तुम जाओ, इसमें नाम नहीं दिया है तो अपन एक्स पकड़ लेते, एक्स के पास जाओ और एक्स से मेरी उधारी रिकवर करके आओ। डेट रिकवरी करने का, टू रिकवर एट बॉम्बे अ डेट ड्यू टू बी। तो बी को कोई पैसा लेना था एक्स से और उसने ये काम ए को दे दिया। ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग, जो भी नेसेसरी रहेगा द डेट, एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम। तो वो कार्य कर सकता है। जैसे बी को क्या राइट था, अगर एक्स पे नहीं करेगा तो बी कैन फाइल अ सूट, वही अधिकार ए को भी मिल जाएगा कि अगर ये पे नहीं कर रहा है तो ए कैन फाइल अ सूट। तो हर वो कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा जो नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग दैट डेट। यहां पे ये इंप्लाइड है, ये बोलना नहीं पड़ेगा, उसको हमने ये कार्य कर बोल दिया कि रिकवर कर लो, तो वो रिकवर करने के लिए जो जो राइट्स उसको प्राप्त होते हैं वो हर राइट एक्सरसाइज कर सकता है। फिर एक और दिया है, ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ये अधिकार है, इसके लिए एजेंसी है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह के पूरे काम करने की अथॉरिटी रहेगी। जनरली नहीं होती। अगर मैंने एक नॉर्मल व्यक्ति को खरीदी बिक्री का एजेंट बनाया हूं तो उसको सीमेंट खरीदना, कोई कंस्ट्रक्शन करना, ये सब अधिकार नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स का है तो इस केस में उसको अथॉरिटी रहेगी। ही कैन परचेस सीमेंट, he can purchase other materials, workmen को हायर कर सकता है for the purpose of carrying on that business. If the
agent acts within his implied authority, principal is liable even if the agent acts beyond his express authority. ये सेम रूल आपको पता है, बहुत जगह पढ़ चुके अब तो. अगर हमने implied authority मान लिया इसको बाय करने का अधिकार है या समझो सेल करने का अधिकार है, ये implied है, बट समझो एक्सप्रेस अथॉरिटी के द्वारा इसको बोला है नॉट टू सेल अबव 50,000, उसको बोला है 50,000 के ऊपर के गुड्स तू नहीं बेचेगा, पूछे बिना मत बेचना, तो पूछना उसके बाद बेचना. फिर भी अगर ये सेल कर देता है विदाउट आस्किंग, ऐसे केस में थर्ड पार्टी को गुड टाइटल मिल जाएगा. इफ ही इज नॉट अवेयर, ही शुड हैव नो नोटिस, ही शुड एक्ट इन गुड फेथ. तो अगर ये गुड फेथ में काम कर रहा है तो थर्ड पार्टी अक्वायर्स अ वैलिड टाइटल. ये चीज हमने कई जगह पढ़ चुके हैं, जैसे आपने ये पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा था. इवन इफ द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, तो भी प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है इफ इट इज विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी. सो भले ही उसको हमने ये नहीं करने बोला था, वो फिर भी ये कर लेगा. थर्ड पार्टी को थोड़ी पता है, थर्ड पार्टी तो यही देखेगा कि भाई एजेंट है, दैट मीन्स ये कार्य करना अलाउड है, और इसीलिए यहां प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा even if the agent has exceeded his authority, if it is within implied authority. So वही लिखा है कि अगर एजेंट implied authority में काम करता है, सेम रूल पार्टनरशिप में भी लिखा है, तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा even if agent has exceeded his express authority. Agent acts beyond his express authority. This principle is embodied in section 237. As per this section, if principal by his words or actions indicate to others that agent has authority, principal will be liable to the acts of agent even if they were committed beyond his authority. However, principal कल चलकर नुकसान की भरपाई करवा सकता है एजेंट से, ठीक है, क्योंकि ये उसका राइट होता है. हम आगे राइट्स एंड ड्यूटीज भी पढ़ेंगे. सो उसमें राइट होता है, प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है जो नुकसान हुआ होगा फ्रॉम द एजेंट, ठीक है. तो बिना पूछे बेचने के कारण हो सकता है कोई लॉस हो गया, तो वो लॉस की रिकवरी की जा सकती है. फिर ये ऑलरेडी पढ़ा है, नया नहीं है. एन एजेंट हैज ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी. जैसे कि हमने देखे थे गुप्ता जी के यहां बिजली कट गई है या बिजली का बिल नहीं भरा है, तो ये एक नेसेसरी चीज हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई. यहां पे मैं अगर जाके पेमेंट करूंगा तो मुझे क्लेम करने का अधिकार है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि मैंने पहले उनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया होना चाहिए. ये सब लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कंडीशंस, तो वो सेम ही कंडीशंस आपको दिखेगी जो कि आपने एजेंसी बाय नेसेसिटी में पढ़ा था. सो एक बार रीड कर लेते हैं इतना. तो एन एजेंट हैज ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. So एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही एक घोड़े का एग्जाम्पल भी देखे थे हमने. घोड़ा भेजा था, फिर उसको खाना पानी खिलाना पड़ा, चारा पानी. सो वो स्टेशन मास्टर उसका पैसा क्लेम कर सकता है, एजेंसी बाय नेसेसिटी इन एन इमरजेंसी. तो एक ही चीज है ये दोनों. यहाँ पे दूसरा है, घोड़े के बदले दूसरा एग्जाम्पल दिया है. When butter was becoming useless owing to delay in transit, डिले हो रहा था ट्रांजिट में और मक्खन था, अब वो तो गर्मी से पिघल जाएगा, तो ऐसे केस में स्टेशन मास्टर ने उसको बेच दिया एट द बेस्ट प्राइस अवेलेबल, एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रिंसिपल. ये वाला पॉइंट जरूरी है. हमने प्रिंसिपल से या तो ट्राई किया होना चाहिए और हो ही नहीं रहा कम्युनिकेशन, मिल ही नहीं रहा उससे नंबर, ऐसे केसेस में हम उसको बेच सकते हैं. The sale was held binding on the principal. So इसीलिए आपको याद होगा तो गुप्ता जी वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही देखा था कि हमने फोन किया बट वो फोन लग नहीं रहा था, वो जरूरी कंडीशन है. सो ये कंडीशन यहां भी दिखेगी आपको. एक और एग्जाम्पल दिया है, एन एजेंट हु हैज ऑथोरिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स मे रिपेयर इट इफ नेसेसरी. सो ये इमरजेंसी वाली कुछ कंडीशंस है. एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन, सो उसने ट्राई किया बट ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू कम्युनिकेट विथ हिज प्रिंसिपल और does not have any opportunity. Agent should not have any opportunity to communicate with his principal. So वो principal से communicate नहीं कर पा रहा है. There should be actual and definite commercial necessity. Necessity होना चाहिए. तो देखो वही points है पूरे. फिर the agent should have acted bona fide, good faith and for the benefit of his principal. वही point वहां भी लिखा है. And he has adopted the most reasonable and practicable course of action. और लास्ट एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजीशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल.
एंड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर गुड्स की एजेंसी है तो, अगर गुड्स की एजेंसी नहीं है, सर्विस वगैरह की एजेंसी है, तो वहां पे गुड्स वाला पॉइंट नहीं रहेगा। बाकी ये चारों पॉइंट आपने सेम टू सेम वैसे के वैसे पढ़े हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखो एजेंसी बाय नेसेसिटी में यही पॉइंट्स हैं। इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल नेसेसिटी है, ही एक्टेड बोनाफाइड यानी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बोनाफाइड गुड फेथ सबका एक ही मतलब है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज कंसर्न एंड ही मस्ट हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सो वही 4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये अलग नहीं है, वहां पे हम एजेंसी क्रिएट कैसे होती है उसमें पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको क्या क्या अथॉरिटी होती है। सो है वही चीज। तो इमरजेंसी में उसको ये एक्स्ट्रा की अथॉरिटी प्राप्त होती है, नॉर्मल केसेस में नहीं। अब सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अभी नहीं कर पाएंगे अपन, अभी चालू कर देंगे फिर खत्म नहीं होगा। तो चलो 5 मिनट और जल्दी छोड़ देता हूं आपको, क्योंकि इसके आगे का कुछ भी नहीं कर सकते, राइट्स लायबिलिटीज भी एक साथ ही करना पड़ेगा। हाँ, आप क्वेश्चन जरूर देख सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि सर इतने जल्दी क्यों छोड़ रहे, क्वेश्चंस बता दो, तो चलो बता देता हूं थोड़ा बहुत। ये सब क्या है, ज्यादातर राइट्स और ड्यूटीज पे है। ये 6th वाला आप कर सकते हैं, वैसे ही है जैसे वो श्रीरामपुर में रहता था, श्रीरामपुर में शॉप थी, वैसे ही है। फरीदाबाद में शॉप है, दिल्ली में वो रहता है, तो कभी कभी जाके वो ओकेजनली विजिट करता है। तो यहाँ पे वही वाला सेम एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लोगे। ये भी अभी देखा वैसे ही है। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रेसिडिंग इन लंडन टू रिकवर एट बॉम्बे अ डेट ड्यू टू बी। अब ए ने लॉयर को अपॉइंट कर दिया टू रिकवर द डेट, क्या ये वैलिड रहेगा? आंसर इज यस। सो लॉयर अपॉइंट किया है तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इमरजेंसी वाला केस हो गया, अभी जस्ट पढ़ा हमने कि ए कंसाइंस प्रोविजंस टू बी एट कैलकाटा विद डायरेक्शंस टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट हांगकांग। B sold the provision in Calcutta as he thought that the goods will be spoiled before they reached Hong Kong। तो वो खराब हो रहे थे, तो ऐसे केस में उसने सोचा चलो बेच देते हैं इसको। तो क्या ये वैलिड सेल रहेगा? यस, बट उसकी वो कंडीशंस आपको लिखना पड़ेगा कि उसने ट्राई किया होना चाहिए कम्युनिकेट करने का, फिर ही शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। तो वो सब कंडीशंस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल नेसेसिटी होना चाहिए, वो सब चीजें। बाकी के अभी पढ़ने के, ये रेटिफिकेशन है, ये पढ़ लेना एक बार। ये भी रेटिफिकेशन है, ये भी रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, वो लीज वाला जो एग्जांपल देखे हमने वो। 14th अभी नहीं जमेगा, पढ़ने के हैं। 15th भी रिवोकेशन पे अभी होने का है। 16th ये सिमिलर है, इसमें ये कस्टम्स नहीं है टू सेल ऑन क्रेडिट, तो अगर वो क्रेडिट में बेचेगा तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। बाकी 17 आने का है। 18th भी वैसे आपके लेवल का है नहीं, वो मैं समझा देता हूं ये वाला क्वेश्चन। बी द प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशेस एट एज रिक्वेस्ट। तो बी का एक न्यूज़पेपर छपता है, उसमें ए बोलता है कि एक पब्लिश करो सी के ऊपर लिबल। लिबल मीन्स उसके ऊपर कुछ उल्टा पुल्टा उसके बारे में छापा गया। तो बी ने ए के बोलने पे सी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा छाप दिया पेपर में, एंड ए एग्री करता है कि मैं ये नुकसान की भरपाई कर दूंगा, अगर वो तुम पे एक्शन लेगा तो मैं तुमको लॉस को रीपे कर दूंगा। तो यहां पे बी इज एक्टिंग एज एजेंट, ए के बिहाफ पे उसने ये छापा है। क्या यहां पे कल चलकर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बी यहां पे सी अगर बी से रिकवरी करता है तो क्या ए यहां लायबल रहेगा टू रीपे द अमाउंट टू बी? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये लिबल पब्लिश करना ये इलीगल एक्ट कहलाता है। सो ये चीज आपको पता नहीं होगी, इसीलिए मैंने बोला एक बार रीड कर लेते हैं। यहां लिखा है देखो, बी कैन नॉट रिकवर क्योंकि ये एग्रीमेंट इलीगल है। लिबल पब्लिश करना किसी के बारे में विदाउट कोई जानकारी, कुछ इलीगल चीजें, उल्टी पुल्टी चीजें पब्लिश करना, ये गलत होता है। तो ऐसे केसेस में रिकवरी नहीं की जा सकेगी, बिकॉज इलीगल एक्ट्स का रेटिफिकेशन वगैरह नहीं होगा या रिकवरी नहीं होगी। बाकी के पढ़ने के हैं, बाकी सब अपन अगली क्लास में देखते हैं। तो खूब सारे क्वेश्चंस है, भर भर के दिए हैं, इनके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये कुछ कुछ है जो आप देख लेना, ये 31st भी देख लेना।
ये भी मैंने बता चुका हूं, ये भी आप देख सकते हैं, रेटिफिकेशन वाला ही है। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।